नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल की क्लासेस हमारी कंटिन्यू हैं। आज हम बिहार का जो देखेंगे वो है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास इससे पहले सेशन में हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बिहार स्पेशल के नाम से, जहाँ पे आपको सारे जो कंटेंट हैं वो मिल जाएंगे। तो ये आज हमारी 6 क्लास होगी इसकी, और इसमें आज हम पूरा देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में बिहार का क्या क्या रोल रहा। बिहार दिवस 22 मार्च बिल्कुल याद रखिएगा, और आई थिंक आपको याद हो भी गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आधुनिक भारत में बिहार का इतिहास शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसमें बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश और विद्रोह आंदोलन। ठीक है, तो जो बिहार में यूरोपीय व्यापारी वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, वहां से आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ होता है बिहार में भी। देखिए, सबसे पहले कौन आया तो वो आप सभी जानते हैं, पुर्तगाली सबसे पहले आए। तो पुर्तगाली बिहार में व्यापार के लिए आने वाले सबसे पहले व्यापारी थे। कौन, यहाँ पे नोट कर लीजिए, पुर्तगाली। और इन्होंने अपना जो व्यापारिक केंद्र बनाया वो कहाँ पे बनाया था, ये हुगली में बनाया था। ठीक है, जहाँ से ये नाव के द्वारा कहाँ आते थे, पटना आते जाते रहते थे। और उस समय आप ये देखें कि बिहार जो था वो सोरे के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। शोरे या शोरा, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। सोरे का उत्पादन, इसके लिए बिहार काफ़ी फेमस था। ठीक है, और इसी सोरे के उत्पादन ने औपनिवेशिक शक्तियों को क्या किया, बिहार में आने के लिए आकर्षित किया। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे पहला जो फैक्ट है कि बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, जो हुगली से नाव के द्वारा पटना पहुंचते थे और यहाँ से शोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले प्राप्त करते थे। डच कंपनियों ने 1632 ईस्वी में पटना, यानी जो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है, वहां पे अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, और इनकी भी रुचि जो थी सोरा और सूती वस्त्रों में ही थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में आलमगंज, पटना में व्यापारिक केंद्र खोला, लेकिन ये 1621 में बंद हो गया। उन्हें वास्तविक सफलता कब मिली, 1651 में मिली। ठीक है, तो 1620 में तो पहली बार उन्होंने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन फिर बाद में वो बंद हो गया था। और इसके बाद अंग्रेज जो थे वो नील के उत्पादन की ओर भी आकर्षित हुए। किस, नील उत्पादन, इसकी ओर भी वो आकर्षित हुए। और 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। ये आपने यहाँ पे देखा। थोड़ा सा अगर मैं इतिहास के बारे में इसमें जाऊं तो मैं आपको बताऊं। देखिए, बिहार का जो सूबेदार था शाइस्ता खां, उसका नाम था शाइस्ता खां। इसके द्वारा व्यापार पर कर लगा देने के कारण जो अंग्रेज थे वो क्षुब्ध हो गए थे, वो परेशान हो गए थे और नाराज भी थे, आप कह सकते हैं। और जो पटना की ब्रिटिश फैक्ट्री था, उसका जो प्रमुख था उसका नाम था जॉब चारनाक। जॉब चारनाक, जिसने कि कलकत्ता शहर की स्थापना की है। इसने हुगली शहर को लूट लिया। बाद में 1717 में दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ, और इसके कारण फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को क्या किया, बिहार और बंगाल के व्यापार की पुनः मतलब वहां पे करने की स्वतंत्रता उनको प्रदान की। किसने प्रदान की थी, 1717 में फर्रुखसियर ने। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया और उसने डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। तो पीटर मुंडी कौन था, एक अंग्रेज यात्री था। कब आया था बिहार, 1632 में। अंग्रेजी फैक्ट्री का स्थान वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय है। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के पास अपनी फैक्ट्री स्थापित की, और मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी और व्यापार करने, सिक्के प्रयोग की अनुमति दी। इस आदेश को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो पीटर मुंडी एक अंग्रेज यात्री था जो कि यहाँ आया था। बंगाल, बिहार और अंग्रेज। तो अंग्रेज कंपनी ने 1717 ईस्वी में जो व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुए थे, उसमें बंगाल के नवाब अली वर्दी खां स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई और उसका नाती जो था सिराजुद्दौला ये नवाब बना। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को नवाब बनाया। और 1760 ईस्वी में मीर जाफर को फिर से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। ठीक है, एक फ्रांसीसी यात्री का जिक्र यहाँ पे आया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। उसका नाम था ट्रेवर नियर। ट्रेवर नियर,
ठीक है, ट्रैवेनियर क्या था, एक फ्रांसीसी यात्री था ये। तो इसका जो यात्रा विवरण है इसमें इसने ये बताया है कि पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया है, पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया है। ठीक है, ट्रैवेनियर ने बताया है सबसे बड़ा नगर। किसने कहा है, ये एक फ्रांसीसी यात्री ने कहा है। और एक और यात्री है, उसका नाम है मैनरिक, यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए ये सब फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकते हैं। मैनरिक, ठीक है, तो मैनरिक ने पटना की जनसंख्या उस समय बताई कितनी, 2 लाख के आसपास, 2 लाख की पॉपुलेशन बताई मैनरिक ने। एक व्यापारी का नाम और है जॉन मार्शल, ये अंग्रेज है, और पीटर मुंडी की अभी आपने ऊपर देखा ही, पीटर मुंडी। तो जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, इनका जो था पटना आगमन हुआ 1630 में, या 1632 कहीं कहीं लिखा भी होता है। और इनके मध्य तक ये दोनों मतलब बिहार रहे, 1630 से लेकर 1634 के मध्य आप ये कह सकते हैं कि दोनों लोग ये बिहार रहे। बाकी जब प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, और प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, और इस दौरान मीर जाफर जो था वो लॉर्ड क्लाइव के साथ पटना आया था, और क्लाइव ने मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया था। मीरन को क्या बनाया था, बिहार का उप नवाब। ठीक है, लेकिन जो मीरन था वो वास्तव में मतलब सत्ता पे कभी बैठ नहीं सका, सत्तासीन नहीं हो सका। जो मुगल शहजादा अली गौहर, या आप उसको कह सकते हैं शाह आलम द्वितीय, मतलब उसी का नाम है, शाह आलम द्वितीय को ही अली गौहर के नाम से जानते हैं। तो बिहार के क्षेत्र में मुगल सत्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास इसने किया था। इसके बाद मीर कासिम ने राजधानी मुंगेर स्थापित की और कर समाप्त किए, जिससे अंग्रेज नाराज हुए। 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हराया। ठीक है, देखिए जिस प्रकार वर्तमान में बिहार राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, ऐसी परिस्थितियां पहले भी विद्यमान थी। 1783 में बिहार में एक भीषण अकाल आया था, जिससे अनाज का जो भंडारण था, अनाज भंडारण कहाँ रखा गया था, पटना में। पटना के गोल घर का निर्माण इसीलिए कराया गया था कि वहां पर अनाज का भंडारण कराया जा सके। ठीक है, बाकी अंग्रेजों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, और अपनी अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारण फिर से उसे उतार के मीर जाफर को नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को ही बनाए। तो ये आपस में इधर उधर इंटरचेंज करते रहे, लेकिन बाद में मीर कासिम ने जो अंग्रेजी हस्तक्षेप था उससे बचने के लिए अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी, मुंगेर। कहाँ से, मुर्शिदाबाद से, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी यहाँ पे ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद फिर 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, जब इलाहाबाद की संधि हुई और अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, और इसी को मतलब लगान वसूली का अधिकार भी कहते हैं। ये सारा इनको मिल गया इलाहाबाद की संधि से। 2 संधियां हुई थी। 1766 ईस्वी में अंग्रेजों ने बिहार प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, और 1770 और 1783 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। इस दौरान अंग्रेज इंजीनियर, क्या नाम था, जॉन गॉस्टिन, इन्हें 1784 ईस्वी में पटना में गोल घर का निर्माण कराया। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखिएगा। इसके बाद फिर प्रमुख जो जनजातीय विद्रोह हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए अंग्रेजों की नीतियों से आप देखें कि जो असंतुष्ट कौन कौन था उस समय, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, उसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और बंगाल का जो अपदस्थ नवाब था मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना ने बक्सर का युद्ध है वो लड़ा था। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना लड़ रही थी, तो उसका नाम था हेनरी मुनरो, सॉरी हेक्टर मुनरो नाम था उसका, हेनरी नहीं नाम था। ठीक है, हेक्टर मुनरो नाम था उसका। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था बक्सर बिहार में 1764 में। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, आप जानते हैं, और इसके बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, और इसी के साथ ही अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभार हुआ। बाद में शाह आलम द्वितीय के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो क्षेत्र था वहाँ लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे भी दिया गया, और 1765 में बिहार, बंगाल क्षेत्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ठीक है, द्वैत शासन की स्थापना ये की गई।
बाद में 1793 का आप जानते हैं जो परमानेंट सेटलमेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, वो भी इसी में लागू किया गया। कुछ बिहार से स्पेशल महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ लिखा जाए, हाँ यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखिए काशी के जो राजा थे चैत सिंह इनका नाम है, चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर 1781 ईस्वी में पटना के कुछ जमींदारों ने भी विद्रोह किया था, लेकिन वो एक असफल विद्रोह था। और बाद में अंग्रेजों द्वारा बिहार में जो फौजदारी प्रशासन था उसको अपने अधिकार में लेने के पश्चात, नाम है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, ठीक है, फ्रांसिस ग्रांट, इसको पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया। तो ये नाम याद रखिएगा। अगर आप जो प्रशासनिक परिवर्तन रहा बिहार का 1865 से 66, इसको भी देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो 3-4 डेटें आपको याद होनी चाहिए। पहला डेट 1865 का है। देखिए 1865 में पटना और गया को अलग अलग जिलों के रूप में संगठित किया गया। 1866 की जो डेट है वो सारण जिले को पृथक करके चंपारण जिले का निर्माण किया गया। तीसरी जो डेट है 1869 की, इसमें पटना जिले के कुछ क्षेत्रों को तिरहुत में मिलाया गया। और 1875 का जो डेट है उसमें तिरहुत, मुजफ्फरपुर और दरभंगा नामक 2 इकाइयों में इनको विभाजित किया गया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी इससे रिलेट करके। चलिए अब जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक उनकी समरी रखिए, बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से याद करिएगा। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 छोटा नागपुर क्षेत्र में। चेरो विद्रोह हुआ 1802, पलामू ने इसका नेतृत्व किया भूषण सिंह ने। हो विद्रोह हुआ 1820-21 में सिंहभूम में। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ, ये छोटा नागपुर में, इसका नेतृत्व किया बुद्धू भगत ने। संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना, इसका नेतृत्व किसने किया? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 छोटा नागपुर और सिंहभूम में। मुंडा विद्रोह हुआ 1895 से 1900 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में, और इसका नेतृत्व किया बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह को भी इसी नाम से जाना जाता है। ताना भगत विद्रोह 1913-14 गुमला में हुआ, और इसका नेतृत्व किसने किया? चतरा भगत, कहीं कहीं जतरा भगत, इस तरह से लिखा रहता है। चलिए डिटेल में इनको समझते हैं। तो जो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, ये जो विद्रोह है भागलपुर से राजमहल तक फैला, जिसे दामन ए कोह कहा जाता है। और इसका जो मुख्य कारण था बाहरी लोग यानी दीकुओं द्वारा शोषण और पारंपरिक माझी व्यवस्था में हस्तक्षेप था। इसका नेतृत्व किया सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने। ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन परिणाम इसका क्या हुआ कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ये लाया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 ये लाया गया, ठीक है। अब जो संथाल जनजाति थी वो कंपनी के जो अमानवीय कानून थे, पुलिस है, ठेकेदार है, या फिर जो बाहरी लोग हैं, इनके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। और बिहार के भागलपुर से राजमहल तक जो संथाल का बसावट का क्षेत्र है, जिसको क्या कहा जाता है? दामन ए कोह, ठीक है, ये नाम इन्होंने दिया था। और ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक इस आंदोलन का दमन किया गया। पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, और पुलिस की गोली से ही चांद और भैरव की हत्या भी की गई, उनको मार दिया गया, और सिद्धू और कान्हू को फांसी दे दी गई। तो ये संथाल विद्रोह है, ठीक है, 1855-56। इसके बाद आता है मुंडा विद्रोह 1895 से 1900। तो इसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, और मुख्य कारण दीकुओं द्वारा शोषण और खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन था। नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने, और जिन्होंने धार्मिक सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार किया गया, और 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। विद्रोह के बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ये पारित किया गया। तो ये मुंडा विद्रोह के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए आदिवासी विद्रोह का सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्रोह है ये मुंडा विद्रोह। तो और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में हुआ था, और रांची डिस्ट्रिक्ट के उलीहातू गांव में हुआ था। इनमें इन्होंने मिशनरियों में थोड़ी बहुत इनको शिक्षा भी मिली थी, और वो जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर कुछ समय के लिए ईसाई भी बने थे। इसके अतिरिक्त वो वैष्णव धर्म से भी प्रभावित थे, इसलिए पुनः इन्होंने अपने पूर्वजों का धर्म भी अपना लिया। अगर बिरसा मुंडा के पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की बात करें तो इन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया, एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया इन्होंने। और मतलब एक मान्यता ऐसी है कि 1895 में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए, और वो पैगंबर होने का दावा भी
करने लगे। उनका कहना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है। सामूहिक खेती की परंपरा जो है ये मुंडा जनजाति की एक प्रचलित व्यवस्था है और 1899 में मुंडाओं ने इसमें विद्रोह किया था। देखिए इस विद्रोह में देखें तो पुरुष महिला सभी लोगों ने भाग लिया था और 1900 के आसपास जो विद्रोही थे उन्होंने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु जनवरी 1919 में एक पहाड़ी का नाम है, उसका नाम है सैलर केब। सैलर केब पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा ये पराजित हुई और इसके कुछ दिनों बाद बिरसा पकड़ा गया और उसको जेल में उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात वो विद्रोह ऑटोमेटिक शांत हो गया। तो ये कुछ डिटेल थी मुंडा विद्रोह के बारे में। इसके बाद जो अन्य विद्रोह हैं, वहाबी आंदोलन 19वीं सदी, सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में, जिसका एक प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना। नूनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 शोरा उत्पादक वर्ग के द्वारा अंग्रेजों की मनमानी के खिलाफ। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा, जिसमें पीतल का लोटा वापस पाने की मांग को लेकर ये सारी चीजें की गई थी। देखिए और भी बहुत सारे इसमें विद्रोह हैं जो कि अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद 1857 की क्रांति और बिहार। 12 जून 1857 को देवघर के रोहड़ी गांव में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 3 जुलाई 1857 को पीर अली ने पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके बाद उन्हें फांसी दी गई। 25 जुलाई को दानापुर में 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह किया और कुंवर सिंह से मिल गए। कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर लिया और बाद में लखनऊ व कानपुर तक अंग्रेजों से संघर्ष किया। 23 अप्रैल 1858 को शिवराजपुर घाट पर लड़ाई के दौरान उनका हाथ घायल हुआ। उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा में अर्पित कर दिया। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह, इन्होंने विद्रोह को आगे बढ़ाया, लेकिन 1858 के अंत तक अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित हो गई थी। तो ये सारी चीजें डिटेल में है। देखिए अमर सिंह को देखें तो अमर सिंह ने कहाँ कहाँ पे, तो अमर सिंह ने महत्वपूर्ण चीजें हैं। जगदीशपुर में एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की थी। किसने? समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना ये किसने की थी? ये अमर सिंह ने की थी, कुंवर सिंह ने नहीं की थी। और अमर सिंह के भाई थे हरिकिशन सिंह, इसके प्रमुख थे। कौन? हरिकिशन सिंह जो थे ये इस संस्था के या ये जो सरकार बनाई थी इसके प्रमुख थे। बाद में अंग्रेजों ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया और गोरखपुर जेल में उनको बंद किया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बाद में उनकी बीमारी से वहां पे मृत्यु हो गई। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की और जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ प्रथम अधिवेशन में। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, इसके बाद जो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के या आप ये कहें कि जो INC के अधिवेशन हुए वो कितने हुए, तो केवल 3 हुए। याद करना बहुत आसान है, 27वां अधिवेशन, 37वां अधिवेशन और 54वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ, इसके अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। और 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ, अध्यक्ष चितरंजन दास। और 54वां अधिवेशन 1940 रामगढ़ जो कि झारखंड में है, इसके अध्यक्ष कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो ये तीनों अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इनको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। देखिए जो 27वां अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? RN मुधोलकर ने की थी, पूछा गया है। इसके बाद जो बंग भंग स्वदेशी आंदोलन। अब 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। और बिहार में विभाजन का विरोध दरभंगा में 16 दिसंबर 1905 से रक्षाबंधन समारोह के रूप में मनाया गया, जिसकी प्रेरणा किसने दी थी? सतीश चंद्र चक्रवर्ती ने दी थी। और विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई और बाद में अंततः बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया, वो आगे है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो डेट है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908, 30 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल 1908, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। गलती से बम गाड़ी में बैठे प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और पुत्री पर गिरा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को
पूसा से गिरफ्तार कर लिया गया और खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन? खुदीराम बोस, 18 वर्ष की आयु में। इसके बाद आता है होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की। एनी बेसेंट ने मद्रास में स्थापना की और बाल गंगाधर तिलक ने पूना में स्थापना की। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में शाखा इसकी स्थापित की गई। इसके प्रमुख सदस्य तो खां बहादुर सरफराज हुसैन खां, राय बहादुर पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष इसके, चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह इसके सचिव थे। ठीक है, एनी बेसेंट ने पटना 18 अप्रैल 1918 और 25 जुलाई 1918 को आई और स्वशासन के विचारों का प्रचार किया। तो 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ आई? पटना आई। इसके जो फैक्ट है इसको याद रखिएगा। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह है। तो चंपारण में किसानों पर 3 कट्ठिया प्रथा लागू थी, जिसके अंतर्गत 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था और यहीं से महात्मा गांधी का उदय होता है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था पटना आने के लिए, चंपारण आने के लिए, और गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी गए। उन्हें 16 अप्रैल 1917 को गिरफ्तार किया गया, परंतु 21 अप्रैल को फिर से रिहा कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार का जो नियम है 3 कट्ठिया वाला, 3/20 मतलब ये कहा जाता है 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसी को 3 कट्ठिया कहा जाता है। मतलब ये कराते भी थे लेकिन इससे कोई लाभ किसानों को नहीं होता था। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और परिणाम स्वरूप चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 3 कट्ठिया जो प्रथा थी वो समाप्त कर दी गई। आप ये कहें कि बिहार में जो उस समय का उपराज्यपाल था वो कौन था? उसका नाम है एडवर्ड अल्बर्ट गेट। इसी के द्वारा ये जो समिति बिठाई गई थी चंपारण एग्रेरियन कमेटी, इसका गठन किया गया था। अब इसमें गांधी जी के साथ साथ एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डीजे रीड और रैनी इसके सदस्य थे। तो नाम भी याद रखिएगा। और जो चंपारण एग्रेरियन समिति थी इसको नाम ये दिया गया था और इसी में 3 कट्ठिया प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा की थी। गांधी जी का जो भारत का यह पहला सफल सत्याग्रह था और इनके सहयोगी नेता राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल और शंभू शरण ये लोग थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से नाम बता देता हूँ। जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी है तो इसमें गांधी जी के एक तो गांधी जी थे, एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डीजे रीड और रैनी, ये सब इसके सदस्य थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष, अध्यक्ष तो मैं बताना भूल गया, इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? वो था FG स्लाई। ठीक है, FG स्लाई जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी थी उसके अध्यक्ष ये थे। सदस्य के बारे में मैंने आपको बताया, गांधी जी भी उसके सदस्य थे। चंपारण सत्याग्रह में जो राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब लोग मतलब गांधी जी के सहयोगी, तो वो आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद फिर किसान आंदोलन और बिहार। तो 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की और 1929 में सोनपुर मेले में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव इसके श्री कृष्ण सिंह हैं। ये फैक्ट कई बार पूछा गया। 1929 में कहाँ पे? सोनपुर मेले में। 1934 में प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। 1935 में तीसरा अधिवेशन हाजीपुर में हुआ, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। 1936 में मुंगेर के बढ़िया ताल में जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन हुआ और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती ने, और सचिव इसके कौन? NG रंगा। ठीक है, इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 का ये टाइम पीरियड है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को हटाने के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था और नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई और 19 मार्च 1920 को बिहार के मुसलमानों ने हड़ताल की इसके लिए। और ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन के साथ जुड़कर चला, लेकिन 1924 में तुर्की के जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा इसके द्वारा खलीफा पद समाप्त करने पर आंदोलन क्या हुआ? निष्प्रभावी हो गया। इस आंदोलन का नेतृत्व अगर देखें आप किसने किया,
तो वो किया अली बंधु ने, और इसमें जो प्रसिद्ध नाम है वो मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, इन्होंने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नेता इसमें थे गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद, इस आंदोलन में व्यापक उन्होंने समर्थन भी दिया था, और बिहार में भी इस आंदोलन की तीव्र प्रतिक्रिया रही। इसके बाद असहयोग आंदोलन और बिहार 1920-22 का टाइम पीरियड। सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, गांधी जी का प्रस्ताव पारित हुआ, और बिहार प्रांतीय सम्मेलन भागलपुर ये हुआ, और अध्यक्ष इसके राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें असहयोग पर बल दिया गया। इसमें नेता जो थे राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी, चुनाव से नाम वापस ले लिए इन्होंने। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने उपाधि और पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय महाविद्यालय और बाद में बिहार राष्ट्रीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय और बाद में बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम जो कि पटना में, उसकी स्थापना की, और द मदरलैंड नामक अखबार निकाला। पूछा गया ये 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन हुआ पटना में, जो हड़ताल आयोजित की गई, और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। कुछ और चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा इसके आगे की बात। देखिए, अगर आप ये देखें कि बिहार में असहयोग आंदोलन के नेता कौन कौन रहे, तो आप उनको यहाँ पे लिख ही लीजिए। शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम और गोरख प्रसाद, इन तीनों लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शाह मोहम्मद जुबैर, ये, और जो दूसरा नाम है वो है गुलाम इमाम, और जो तीसरा नाम है वो है गोरख प्रसाद। ठीक है। इसमें से जो गोरख प्रसाद थे ये मोतिहारी के थे, गुलाम इमाम पटना के थे, और शाह मोहम्मद जुबैर कहाँ के थे? मुंगेर के थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। 6 फरवरी 1921 को आपने ऊपर देखा कि बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया, और असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो ब्रिटेन के राजकुमार थे प्रिंस ऑफ वेल्स, पटना आगमन इनका कब हुआ? 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर 1921 को इनका आगमन हुआ, और मतलब उसमें हड़ताल भी रखी गई। और मजहरुल हक के बारे में ये आपने फैक्ट देखा है, ये पूछा गया है, मदरलैंड और सदाकत आश्रम कहाँ पे है, और ये सब सारी चीज़ें। फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ बिहार में। कब हुआ? फरवरी 1923 में स्वराज दल, ठीक है, इसका गठन हुआ बिहार में, और इसके अध्यक्ष कौन रहे? नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे, और श्री कृष्ण सिंह इसके मतलब प्रमुख नेता भी रहे। बाकी फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया नामक संस्था का गठन किया गया। कहाँ पे? फुलवारी में। फुलवारी में इमारत-ए-शरिया, इसका स्थापना किया गया किसके द्वारा? मौलाना सज्जाद के द्वारा। ठीक है। 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार में गया में हुआ। आप जानते हैं चित्तरंजन दास जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसी में परिषद में प्रवेश के समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने इनका विरोध किया था। मतलब ये चाहते थे कि परिषद, जो विधान परिषद है, उसमें प्रवेश किया जाए, उसमें चुनाव लड़के जाया जाए, लेकिन कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी, और इन्हीं मतभेदों के कारण चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल के साथ मिलकर स्वराज दल का गठन किया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार के शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। नशाबंदी आंदोलन, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये शाहाबाद में हुआ था, शाहाबाद बिहार में। और इसी में लोगों से नशा छोड़ने की अपील की गई थी, और जब आंदोलन चरम स्थिति पर था, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में है, 5 फरवरी 1922 को हिंसा के कारण आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 2-3 चीज़ें और मैं आपको बता दूँ, इसमें नोट नहीं हो पाया है। पहला तो जो है वो है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन और बिहार। ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई, और दूसरी जो चीज़ छूट गई वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में भी आगे आपको मिलेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद इसमें जो एक है पटना सचिवालय गोलीकांड, जैसे प्रश्न पूछा गया है, पटना सचिवालय गोलीकांड के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे हम लोग। ठीक है। और इसके बाद फिर
स्वतंत्र भारत का उदय, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर आप यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें देखें तो दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसी क्रम में बिहार में जो विदेशी वस्त्र और नशीले पदार्थ, इनकी दुकानों पर धरना देने का कार्य सारा आरंभ हुआ। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई। स्वदेशी संघ की स्थापना हुई, ठीक है। तो स्वदेशी संघ की स्थापना कब हुई? मई 1930 में हुई, और 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और इसी आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान भी चलाया गया। बिहार में समुद्री तट न होने के कारण सोडे से नमक बनाने पर भी बल दिया गया। ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात मैं कर रहा हूँ। तो सोडे से नमक बनाने की बात इसी आंदोलन में की गई, और चौकीदारी कर ना देने की भी बात इसमें की गई, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, इनको याद रखिएगा। साइमन कमीशन को देखें तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में जो मतलब अधिनियम आया था, उससे जांच और सारी चीज़ों को करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत है। ये सारी चीज़ें आपको पता है पहले से, मैं खास तौर पे बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 12 दिसंबर 1928 को आयोग के सदस्य कहाँ पहुँचे? वो पटना पहुँचे, और यहाँ भी उनको अपना प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। साम्राज्यवाद समर्थक लोगों ने साइमन कमीशन का स्वागत भी किया, जाहिर सी बात है। और आयोग के जो सदस्य थे, महाराजा डुमराव का आतिथ्य स्वीकार कर डुमराव चले गए, और यहाँ भी राष्ट्रवादियों के द्वारा उनका व्यापक विरोध हुआ। साइमन कमीशन के विरोध में पटना में प्रभात फेरी के दौरान एक नारा, या आप कह सकते हैं गीत, एक गाया गया कि उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। ये साइमन कमीशन को मतलब इस तरह से ट्रीट किया गया बिहार में। इसके बाद फिर पटना जो सचिवालय गोलीकांड है, महत्वपूर्ण चीज़ है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसके बारे में पूछा गया है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। इसका स्थापना हुआ 1934 में। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, रामवृक्ष बेनीपुरी। अध्यक्ष इसके आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। सचिव इसके जयप्रकाश नारायण। और पार्टी भंग कब कर दी गई? 1948 में। इसके बाद फिर जो आता है भारत छोड़ो आंदोलन, वहां भी देख लेते हैं। तो 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद, पटना के जिलाधिकारी उस समय थे, WC आर्चर के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, और उनके साथ साथ मथुरा बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह जैसे नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। और महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने दमनकारी सरकारी नीतियों के विरोध से उसमें अपने पद से त्याग पत्र दिया था। किसने? श्री बलदेव सहाय, ठीक है। नाम याद रखिएगा, प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम पटना जो गोलीकांड रहा, पटना सचिवालय गोलीकांड, सॉरी, ये कब हुआ? तो ये हुआ 11 अगस्त 1942 को राष्ट्रवादी युवकों के द्वारा सचिवालय भवन के सामने बिहार जो विधानसभा उसकी इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया। लेकिन जो पटना के कलेक्टर उस समय के थे, आर्चर, उनने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया, और इस गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हुई। अब जो उसमें शहीद छात्र थे उनके नाम आपको पता होने चाहिए, शायद एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो मैं नाम आपको बता देता हूँ जो 7 छात्र थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये रहने वाले हैं सारण के। सतीश प्रसाद झा दूसरे थे, तीसरे जगपति कुमार, तीसरे रामानंद सिंह, चौथे देवीपत चौधरी, और 5वां जो नाम है वो राम गोविंद सिंह, 6ठा जो नाम है वो राजेंद्र सिंह का, ठीक है। तो ये जो है पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद के नाम है, बिल्कुल आपको थोड़ा याद रखिएगा इनके बारे में भी अच्छी तरीके से। इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने वर्तमान में जो झारखंड के हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल के राजविलास जंगल में का गठन किया, एक दल का गठन किया, उसका नाम है आजाद दस्ता, ठीक है। देखिए, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो सारी चीजें मैं पूरा कवर करने की कोशिश करता हूँ, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यही है। इसके बाद जो, तो ये आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो ये जयप्रकाश नारायण ने की थी। और इस दस्ते का उद्देश्य क्या था? तो यही था कि छापामार युद्ध के द्वारा तोड़फोड़ करना, ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीजें। इस दस्ते में शामिल युवकों को सरदार नित्यानंद सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था, ये भी याद रखिएगा।
बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर बिहार के जो महिलाएं थी उन्होंने भी बढ़ चढ़कर ब्रिटिश विरोध में अपना योगदान दिया था। कदम कुआं कहाँ पे है? कदम कुआं ये पटना में है। ठीक है। इसमें महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जुलूस निकाला, उन सभाओं का आयोजन किया और इसकी अध्यक्ष का नाम था श्रीमती भगवती देवी। और ये कौन है? ये राजेंद्र प्रसाद जी की बहन है, भगवती देवी। सरकारी जो दमनात्मक नीतियां हुई उनके विरोध मतलब काफ़ी हुआ और संपूर्ण बिहार में ये फैला। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए एक ध्रुव दल की स्थापना की गई। ध्रुव दल की स्थापना की गई जिसके प्रमुख कौन थे? तो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल बिहार की महिलाएं, नाम एक बार आप सुन लीजिए। श्रीमती भगवती देवी ये पटना से, शांति देवी छपरा से, सुनीति देवी वैशाली से, राधिका देवी वैशाली से, श्रीमती माया देवी भागलपुर से, भवानी मल्होत्रा ये मुजफ्फरपुर से, रामस्वरूप देवी भागलपुर से, अकली देवी ये शाहबाद से, धतूरी देवी मुंगेर से, अंकेरी देवी मुंगेर से और रूपंतिया देवी मुंगेर से। कई बार ऑप्शन में इस तरह से नाम रख दिए जाते हैं तो वो छांट के अलग अलग करना होता है, तो इसलिए वजह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है। बाकी इसमें 1946 की बात करें तो देश में चुनाव कराए गए। चुनाव के परिणाम 12 सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का भी गठन किया गया, जिसमें 9 सितंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात श्री जयराम दौलत राम ने बिहार में प्रथम राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू होने के बाद बिहार भारत की संघीय व्यवस्था के अनुरूप एक राज्य में परिवर्तित हो गया। तो प्रथम राज्यपाल श्री जयराम दास दौलत राम और प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि आपको जाननी चाहिए। ठीक है। और इसमें कुछ खास ऐसा बचा नहीं है। ठीक है। तो ये कंप्लीट पूरा आधुनिक भारत का इतिहास जो बिहार में, वो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया कि बिहार स्पेशल से रिलेट करके जो फैक्ट लास्ट ईयर पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें रिलेट करके पूछी गई वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पूरी डिस्कस करने की कोशिश की। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को शेयर जरूर करिएगा।